जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ रोमल शाह और आज आपको कुछ डरावनी सच्ची पैरानॉर्मल घटनाएं सुनाने वाली हूँ। तो इन कहानियों के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पर। तो आइए बिना देर किए हम अपनी पहली कहानी अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं एक सरकारी अफसर हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक छोटे से कस्बे में सर्वे के लिए भेजा गया था। वहां रहने के लिए कोई होटल नहीं था, सिर्फ एक पुराना डाक बंगला था। लेकिन गांव वालों ने मुझे वहां ठहरने से मना किया। उनका कहना था कि अगर कोई भी रात को उस डाक बंगले में रहता है, रात गुजारता है, वो या तो मर जाता है या तो पागल हो जाता है। डाक बंगले से जुड़ी हुई इस तरह की कई सारी कहानियां बचपन में मैंने खूब सुन रखी थी, इसलिए मुझे कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं होता था। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं इसी डाक बंगले में रुकूंगा और सबको ये साबित करके दिखा दूंगा कि ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रात मेरी जिंदगी की ऐसी खौफनाक रात बनने वाली थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि रात के करीब 10 बजे मैं अपनी जीप से उस डाक बंगले पर पहुंचा। ये एक पुरानी टूटी फूटी इमारत थी जिसकी दीवारों पर घास उगाई थी और लकड़ी का एक बड़ा दरवाजा हवा के झोंकों से चरमराता था। अंदर दाखिल होते ही मुझे अजीब सी नमी और सड़न की गंध महसूस हुई, जो कि जाहिर है कि पुरानी इमारत की वजह से मुझे महसूस हो रही थी। बंगले में सिर्फ एक पुराना पलंग, एक टूटी हुई टेबल और दीवार पर एक जंग लगी घड़ी थी जो रात के 10 बजा रही थी। मैंने मोमबत्ती जलाई और अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। बाहर हवा जोरों से चल रही थी और दरवाजे की चौखट रह रह कर कांप रही थी। मुझे नींद आने लगी थी, लेकिन जैसे ही मैं लेटने लगा तभी ठक 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 कोई धीरे धीरे मेरे कमरे के बाहर चल रहा था। मैं चौकन्ना हो गया। मैंने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। अंधेरे में दूर तक देखा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरी कल्पना होगी। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी पीछे दीवार पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। खून से एक लिखी हुई लाइन थी, तू यहाँ क्यों आया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता था। मैंने दीवार को हाथ से छुआ। खून अभी भी गीला था। डर से मेरा गला सूखने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये किसी का मजाक होगा। कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक पड़ा था, शायद उसमें कुछ और सुराग मिल सकते थे। मैंने जैसे ही संदूक को खोला, उसके अंदर एक पुरानी सड़ी गली डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रुक्मणी। मैंने पन्ने पलटने शुरू किए। इसमें लिखा था कि रुक्मणी नाम की एक लड़की को सालों पहले इसी बंगले में कैद कर दिया गया था। ये बंगला कभी एक अंग्रेज अफसर का हुआ करता था, जिसने रुक्मणी को पकड़कर यहाँ मार डाला था। मरने से पहले उसने एक श्राप दिया था, जो भी इस बंगले में आएगा उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी कमरे का तापमान गिरने लगा। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और फिर खर्र, पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। मैं धीरे धीरे मुड़ा। कमरे के कोने में एक परछाई थी। एक औरत सफेद साड़ी में, बिखरे हुए बाल, झुकी हुई गर्दन। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। तू भी मरेगा। उसकी आवाज सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। मैंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। कमरों की दीवारों से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थीं। मैं जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम। अचानक उस औरत ने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी ओर देखा। उसकी हड्डियां चरमराई और वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और जैसे तैसे बाहर भाग निकला।
बंगले से बाहर निकलते ही हवा शांत हो गई। अंधेरा पहले जैसा लग रहा था, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो सिर्फ एक जगह खड़ी रही, बिना हिले, बस मुझे घूरती रही। मैं गांव की ओर भागा और उस रात के बाद कभी भी उस बंगले की ओर नहीं गया। गांव वालों से सुना कि जो भी वहां रात बिताता है वो गायब हो जाता है। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। क्या वो सिर्फ एक आत्मा थी या फिर कुछ और? मुझे नहीं पता, और शायद मैं जानना भी नहीं चाहूँगा। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। आइए अब स्टार्ट करती हूँ अपनी दूसरी कहानी। हेलो दोस्तों, मैं विनय एक पत्रकार हूँ। मेरा काम सिर्फ खबरें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उनके पीछे की सच्चाई तक पहुँचना भी है। कुछ हफ्ते पहले मुझे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे धौलपुर में एक अजीब सी गली के बारे में पता चला, जिसे लोग काली गली कहते थे। कहा जाता था कि इस गली में जो भी रात के समय दाखिल होता है वो कभी वापस नहीं लौटता। वहां से अक्सर अजीब चीखें सुनाई देती हैं, और कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा है, जो अंधेरे में खड़ी रहती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मुझे ये सिर्फ अफवाहें लगी। मैं सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए मैं एक रात अपने कैमरे और टॉर्च के साथ काली गली में दाखिल हो गया। जैसे ही मैं गली में एंटर हुआ, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा रुक चुकी थी और गली में एक अजीब सन्नाटा था। दोनों तरफ पुराने टूटे फूटे जर्जर मकान थे, जिनके दरवाजे आधे टूटे हुए थे। मैं टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन गली बिल्कुल खाली पड़ी थी। मुझे लगा कि ये सब सिर्फ लोगों का वहम है, पर जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरे मन में हल्का सा डर बैठने लगा, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं आगे बढ़ा और अपने कैमरे को ऑन कर लिया। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई किसी दीवार पर नाखून घिस रहा हो। मेरे कानों में किसी औरत की धीमी मगर भयानक हंसी गूंज उठी। मेरी टॉर्च अचानक बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी एकदम डाउन हो चुकी थी। अब मुझे महसूस होने लगा कि मैं किसी गलत जगह आ पहुंचा हूं। तभी मेरे सामने वाली दीवार पर कुछ उभरने लगा। वो खून से लिखे हुए शब्द थे, अब तू वापस नहीं जाएगा। मेरा शरीर कांप उठा और फिर मैंने उसे देखा। गली के आखिर में एक लंबी सफेद कपड़े पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक टच कर रहे थे। उसका चेहरा झुका हुआ था और वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे ही वो मेरे करीब आई, उसने अपना चेहरा उठाया। उसके होंठ सिल दिए गए थे और उसकी आंखें बिल्कुल काली और गहरी। उसने अपनी उंगली से इशारा किया, इधर आओ। मेरा पूरा शरीर जैसे बेजान हो गया। मैं धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगा। तभी अचानक गली के बाहर से किसी ने मुझे पुकारा, विनय भागो। मुझे होश आया और मैंने पूरी ताकत से गली से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही मैंने गली से बाहर कदम रखा, पीछे मुड़कर देखा। गली अब बिल्कुल खाली थी। कोई औरत नहीं, कोई खून के निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन मेरे हाथों में जो कैमरा था, उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। एक औरत के पैरों की परछाई और दीवार पर खुद ब खुद उभरते खून के लिखे शब्द। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कहानी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी तीसरी कहानी आज की। कहानी ये मैंने रेडिट से ली है, और बताने वाले ने इसमें अपना नाम तो मेंशन नहीं किया।
पर जिस तरह से उन्होंने कहानी बताई है उसको थोड़ी सी मॉडिफाई करके यहाँ पे कहानी सुनाने लायक मैं आपको सुना रही हूँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुशालपुर में मैं अपने ननिहाल आया था। बचपन में मैं कई बार यहाँ आया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। रात के समय मैंने अपने नाना से पूछा, क्या बात है, सब इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? नाना ने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज से बोले, छलावा लौट आया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने छलावे की कहानियां सुनी थी। एक रहस्यमयी प्राणी जो इंसानों का रूप धारण कर सकता है, उन्हें पुकारता है और अगर कोई उसके झांसे में आ जाए तो कभी वापस नहीं लौटता। मैंने सोचा कि यह सब अंधविश्वास होगा, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी लगता था। एक रात क्या होता है कि बिजली चली गई थी और गांव में सिर्फ एक लालटेन की रोशनी होती है। मैं अपने कमरे में लेटा था जब अचानक मुझे किसी ने पुकारा, अजय बाहर आओ। आवाज बिल्कुल मेरे नाना जैसी थी, लेकिन मुझे शक हुआ क्योंकि नाना तो अंदर ही सो रहे थे। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर कोई खड़ा था, नाना जैसी ही कदकाठी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में था। नाना, मैंने धीमी आवाज में पूछा, नाना? कोई जवाब नहीं आया। तभी अंदर से नाना की आवाज आई, अजय दरवाजा मत खोलना। मैं चौंक गया। अगर नाना अंदर है तो फिर बाहर कौन है? अब मैं समझ चुका था, वो छलावा था। अब आगे क्या हुआ कि बाहर वो साया धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मैंने देखा कि उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। वो चल नहीं रहा था, बल्कि हवा में तैर रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे बहुत डर लगा। मैंने दरवाज़ा कसकर पकड़ लिया। अचानक वो साया दरवाजे के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ गई और उसने धीरे से कहा, अजय दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा नाना हूँ। उसकी आवाज़ अब भारी और डरावनी हो चुकी थी। मैं हिल ही नहीं पा रहा था। तभी मेरे नाना ने कमरे के कोने में रखा गाय के गोबर का और गंगा जल से भरा कटोरा उठाया और दरवाजे पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी की बूंदें उस साये पर पड़ी, उसने एक भयानक चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गया। उस रात मुझे समझ में आया कि छलावा कोई कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि छलावा सिर्फ उन लोगों को पकड़ता है जो उसकी आवाज़ सुनकर जवाब देते हैं। तभी से जब भी कोई रात में मेरा नाम पुकारता है, मैं कभी जवाब नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी छलावे की कहानी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि छलावे होते हैं सच में या नहीं होते? रेडिट पर क्योंकि ऐसे किस्से कई सारे पढ़े हैं मैंने, और सच में जब हम गांव वगैरह जाते हैं राजस्थान के, तो छलावे के किस्से सुनने को ज़रूर मिलते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज की चौथी कहानी। तो ये कहानी है बाबना भूत की, जो उड़ीसा में काफ़ी प्रचलित है और माना जाता है कि कई सारे गांव में एक ही जैसा भूत होता है और वो खासकर पीपल के पेड़ में रहता है और रात को लोगों को ऐसे दिखता है कि जैसे शेप अपनी शिफ्ट करता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुबोध मिश्रा है और मैं उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारा गांव हरियाली से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ एक जगह ऐसी है जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, पुराने पीपल का पेड़। बचपन में मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि उस पीपल के पेड़ पर बाबना भूत का वास है। कहते हैं यह आत्मा उन्हीं लोगों के पीछे पड़ती है जो रात में इस पेड़ के पास से गुजरते हैं। जो भी इसकी आवाज़ सुनकर रुक जाता है, वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। मैं इन कहानियों को बचपन में सिर्फ कोरी गप समझता था, लेकिन एक रात मैंने खुद बाबना भूत का सामना किया है। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ साल पहले मैं भुवनेश्वर में काम करता था। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक काफ़ी बिगड़ गई, तो मुझे तुरंत गांव लौटकर जाना पड़ा।
रात के करीब 11 बजे मैं बस से उतरा और गांव की पगडंडी पर पैदल चलने लगा। वो बेहद अंधेरी रात थी, सिर्फ जुगनू टिमटिमा रहे थे। मुझे तेजी से चलना था क्योंकि माँ की हालत थोड़ी नाजुक थी। तभी जब मैं पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो ठंडी हवा का एक झोंका आया और सारा माहौल अचानक भारी और सन्नाटे से भर गया। फिर मुझे एक धीमी पर अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ए सुबोध, कहाँ जा रहे हो? मैं ठिठक गया। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आवाज़ बिल्कुल मेरे पिता जैसी थी, लेकिन ये कैसे हो सकता था? मेरे पिता तो बचपन में ही गुजर चुके थे। मैंने नज़र घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। तभी पेड़ की डालियां अजीब तरह से हिलने लगीं, जबकि हवा एकदम बंद थी। और फिर एक लंबी दुबली पतली आकृति, जिसका चेहरा झुका हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। सुबोध, मुझे देखो। उनकी आवाज़ अब भारी हो चुकी थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मेरा शरीर अकड़ गया, मेरी टांगें जवाब देने लगी। तभी मैंने सुना, वो धीरे धीरे हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। अचानक मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरे कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें गूंजने लगी। और फिर जैसे ही मैंने उड़ीसा की देवी माँ तारा का नाम लिया, सब कुछ थम गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं उसी पीपल के पास पड़ा हुआ था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन मेरी हालत ख़राब थी। बुखार से जल रहा था, शरीर में जान नहीं रही थी। गांव वाले मुझे घर ले आए और बताया कि मैं 12 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। उस दिन के बाद से मुझे समझ में आ गया कि बाबना भूत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक डरावनी हकीकत है। आज भी गांव के लोग उस पुराने पीपल के पास नहीं जाते, खासकर रात के टाइम पे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि बाबना भूत कभी मुक्त नहीं हुआ, वो अभी भी वहां है। तो दोस्तों, ये थी सुबोध की कहानी। आई थिंक ये कहानी में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है, क्योंकि बाबना भूत का कॉन्सेप्ट उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ पे सुबोध ने बताया है कि उसको एक औरत की तरह बाबना भूत दिखा। मगर कहानी कुछ इस तरह से प्रचलित है कि बाबना भूत जो है वो एक बौना आदमी है। खैर, जो भी हो, ये कहानी जैसी थी मैंने आपको वैसे सुना दी। अब मैं आपको सुनाती हूँ नेक्स्ट कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी है सोफ्यो नुओ की, जो नागालैंड की एक मानी हुई आत्मा है। फोकलोर के अनुसार ये सच में वहाँ पर होती है और ये एक पैरानॉर्मल एंटिटी होती है। तो जो नागालैंड के लोग हैं वो इससे काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ अपने एक फ्रेंड की सुनाई हुई कहानी पे, जिसका नाम काजे सोमो था। और काजे सोमो ने इस तरह की मुझे कहानी सुनाई। मैं वैसे ही आपको नहीं सुना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सुनाई है ऑब्वियसली मेरे को ये कहानी के रूप में रूपांतरित करनी पड़ी है। तो मैं अब आपको ये कहानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाती हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं काजे सोमो हूँ और नागालैंड के एक छोटे से गांव रुसोमा का निवासी हूँ। ये गांव जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ की हवाओं में एक पुरानी दहशत की गूंज हमेशा सुनाई देती है। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, रात को जब जंगल के रास्ते पर चलो तो आंखें खोल कर देखना। अगर सोफ्यो नुओ तुम्हें पुकारे तो पलटकर भाग जाना। जब मैं बच्चा था तो ये सब कहानियाँ सुनकर काफ़ी डरा करता था और सोचा करता था कि अगर ये किस्से वाकई में मेरे साथ हो जाएं। और जब मैं बड़ा हुआ, मेरे साथ एक घटना ऐसी घट गई। तो होता क्या है कि ये बात लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ रुसोमा गांव से कुछ किलोमीटर दूर पहाड़ियों में ट्रैकिंग करने गया था। हमने सोचा था कि जंगल की ओर जाने से हमें प्रकृति के करीब आने का मौका मिलेगा। हम नागालैंड के लोग हमेशा प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं। हम रात को लौट रहे थे और अंधेरा घना हो चुका था। कोई चांदनी नहीं थी,
बस जंगल की हिचकियां और हवाओं की सर्द धारा थी। तभी एक ठंडी और अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। काजे, काजे सुनो, तुम लौट क्यों रहे हो? मैंने अपनी आंखें मलते हुए देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी हवा चल रही थी। बाकी सब दोस्त निश्चिंत थे, लेकिन मेरी धड़कन तेज हो रही थी। मुझे डर लग रहा था। फिर मुझे वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी। काजे, तुम और तुम्हारे दोस्त इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये रास्ता सोफ्योनुओं का है? मेरे शरीर में जैसे झुरझुरी दौड़ गई। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और घबराते हुए कदमों से देखा। एक धुंधली सी आकृति सामने दिखी। एक महिला जिसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके सफेद कपड़े हवाओं में लहरा रहे थे। मैंने घबराते हुए अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अचानक वो आकृति और पास आई और फिर धीमे से बोली, काजे, तुमने सुना है ना सोफियोनुओं की कहानी? मैंने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? वो आकृति थोड़ी देर चुप रही। मैं सोफियोनुओ हूँ। तुमने मेरे बारे में सुना है ना? एक समय था जब मुझे मेरे ही प्रेमी ने छोड़ दिया और मेरी आत्मा अब कभी शांति पा नहीं सकती। मैं उन सबको नहीं छोड़ सकती जो मेरी तरह प्रेम में धोखा खाते हैं। फिर जैसे ही वो अपनी कहानी बताने लगी, मैंने देखा उसके शरीर से सफ़ेद रोशनी की किरणें निकलने लगीं। उसकी आवाज़ में इतनी गहरी मायूसी थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये वास्तविकता है या मेरी कल्पना। लेकिन फिर भी मैं अपने होश में रहा और हिम्मत करके बोला, तुम हमें छोड़ दो। वो हंसी, लेकिन वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। ये किसी नकारात्मक शक्ति की हंसी थी। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक सर्दी और जादुई गहरी दुनिया का अंधकार था। मैंने बिना सोचे समझे सभी दोस्तों को बुलाया और जितनी तेजी से हो सकता था हम सभी जंगल से बाहर भागे। मैं पीछे मुड़कर देखता गया और सोफियोनियो की आकृति लगातार हमारे पीछे आ रही थी। हम दौड़ते हुए गांव के पास पहुंचे और तब जाकर उस भयानक आवाज ने हमें छोड़ा। मुझे यकीन था कि वो हमारे साथ साथ आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने गांव की सीमा पार की, वो हवा की तरह गायब हो गई। हम सभी दौड़ दौड़ कर काफ़ी थक गए थे, लेकिन मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे से कुछ नहीं बोल पाए। मेरे दिल में वही पुरानी कहानी गूंज रही थी जो दादाजी ने कभी बताई थी। उस दिन के बाद से मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि सोफियोनियो की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि वो एक भूतिया आत्मा है जो उस रास्ते पर घूमती है, उस जंगल के रास्ते पर, जहाँ कभी उसके साथ शायद कुछ अत्याचार हुआ था। आज भी मैं उस रास्ते से रात में गुजरने से डरता हूँ। अगर आप लोग कभी रुसोमा आओ तो उस जंगल के रास्ते पर थोड़ा सा सावधानी से चलना, क्योंकि कभी कभी जब हवा खामोश होती है तो सोफियोनियो आपको पुकार सकती है। तो दोस्तों, आज की सारी कहानियाँ मैं आपको सुना चुकी हूँ। आपको इसमें से कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताना। जल्द ही लौटूंगी और कहानियाँ लेकर आप लोगों के लिए। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी।